India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित। केंद्र हरियाणा को अपने प्लान पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा नौकरशाही सब कुछ अदालत से करवाना चाहती है। त्रिपुरा में यूएपीए के तहत एफआईआर मामले में वकीलों और पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने कहा कोई सख्त कार्रवाई ना हो। भड़काऊ पोस्ट के आरोप में दर्ज हुआ था केस। लखीमपुर खीरी हिंसा जांच की निगरानी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन करेंगे। साथ ही तीनों आईपीएस अधिकारियों को भी जांच में किया गया शामिल। आईटी रूल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर गैर कानूनी फर्जी सामग्री को हटाने के लिए चेक और बैलेंस प्रदान करते हैं। प्री सेंसरशिप की वकालत नहीं करते। दिल्ली हाई कोर्ट को दिए हलफनामे में केंद्र ने कहा। India Legal presents Courts Roundup. तो चलिए कोर्ट्स राउंडअप की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ ही संबंधित राज्यों के रुख पर नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर सिर्फ बैठक हो रही है, ठोस उपाय नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से हलफनामा भी दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकार की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम के लिए मना किया। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि सरकार अगर पराली जलाने को लेकर किसानों से बात करना चाहती है तो बेशक करे, लेकिन हम किसानों पर कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहते। सीजेआई ने खरी खरी सुनाते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है कि प्रशासन चाहता है कि सब कुछ कोर्ट करे। प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने से इनकार कर दिया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए कार पूलिंग के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हुई सुनवाई में केंद्र और दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने के साथ साथ वाहनों में कटौती करने का विकल्प सुझाया था। सीजेआई ने कहा कि ये कॉमन सेंस की बात है कि इन महीनों में पराली जलाने की घटना बढ़ जाती है। ऐसे में सभी को पता है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए जाते। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि हमारे बयान को मीडिया में गलत तरह से पेश किया जा रहा है। हमने अपने हलफनामे में कहा था कि पराली जलाने जैसे कुछ कारक प्रदूषण में अक्टूबर के बाद अधिक योगदान करते हैं। ये पूरे साल नहीं है। हमने तब कहा था कि ये उन 2 महीनों में बढ़ता है और ये लगभग 35 से 40% है। लेकिन ये अनुमान लगाया गया है कि हमने कहा है कि पंजाब चुनाव के कारण योगदान केवल 4 से 7% है। सीजीआई ने कहा कि ये आंकड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सीजीआई ने एक बार फिर पटाखों की बात उठाई। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से कैसे शहर में पटाखे जलाए जा रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि पटाखों पर बैन लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ऐसे उद्योग जो ऊर्जा के लिए ऐसे ईंधन का उपयोग कर रही हैं, जिनको मंजूरी नहीं मिली है, उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए या शिफ्ट कर देना चाहिए। कमीशन ने ये निर्देश भी जारी किया है कि सभी उद्योगों को गैस की सुविधा दी जाए और ईंधन के रूप में इसका ही उपयोग किया जाए। हरियाणा सरकार ने कहा कि डीएम को कहा गया है कि किसानों से मिले पराली न जलाने के आग्रह करें और सुझाएं। विकास सिंह ने कोर्ट को बताया कि यदि थर्मल प्लांट
AQI मानदंडों का पालन कर रहे हैं तो वो भी चल सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इन मानदंडों का पालन ही नहीं किया जा रहा है। निर्माण कार्य करते समय स्प्रिंकलर का प्रयोग करना है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। मुझे काम करने के लिए स्टेरॉइड लेने पड़ रहे हैं। धूल की तुलना में धुआं ज्यादा खतरनाक है। इसमें पराली का योगदान 50% है। कोर्ट को ये भी बताया गया कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर दिल्ली NCR ने पड़ोसी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक की थी। इस दौरान राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि कमीशन ने NCR राज्यों को स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन क्लासेस कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि सरकारी कर्मचारी कार इस्तेमाल करने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। सुनवाई के दौरान दिल्ली की तरफ से कहा गया कि उन्होंने केंद्र के बताए 90% सुझावों पर अमल किया है। दिल्ली की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सड़कों पर वाहनों में कमी के लिए CNG बसों के फेरे को बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही सड़कों की सफाई के लिए नई मशीन खरीदी जा रही है। CGI ने कहा कि हमने समय के साथ देखा है कि नौकरशाही ने एक जड़ता विकसित कर ली है। वे चाहते हैं कि सब कुछ अदालत द्वारा किया जाए। पानी का छिड़काव, आग रोकना आदि सब अदालत करे। कार्यपालिका की ओर से दुर्भाग्यपूर्ण है ये रवैया अपनाया है। हमारा 2 घंटे का समय बर्बाद हुआ। हमने आपको पहले ही संयुक्त बैठकों के बाद फैसला करने के लिए कहा था। CGI NV रमन्ना, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ जनहित याचिका आदित्य दुबे बनाम भारत संघ और अन्य की सुनवाई कर रही है, जो राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने वाली SIT में फेरबदल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी और निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस राकेश कुमार जैन की नियुक्ति की है। साथ ही 3 IPS अधिकारी SB शिरोडकर, दीपेंद्र सिंह और पद्मजा चौहान को भी इसमें शामिल किया गया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के मकसद से ये जरूरी कदम उठाए गए हैं। इस मामले की चार्जशीट दाखिल होने और सेवानिवृत्त जज से रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को एक हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराने का निर्देश दिया था। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस राकेश कुमार जैन, रंजीत सिंह के नाम सुझाए थे। शीर्ष कोर्ट ने राज्य के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी SIT में शामिल करने को कहा था। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने SIT में 3 वरिष्ठ IPS अफसरों को जगह दी। इसमें से SB शिरोडकर, दीपेंद्र सिंह और पद्मजा चौहान का नाम शामिल है। पिछली सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार मामले की जांच की निगरानी के लिए राज्य के बाहर एक पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सहमत हो गई थी। राज्य सरकार की ओर से हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा था कि किसी भी हाईकोर्ट के जज ही होते हैं। ऐसे में किसी भी हाईकोर्ट के पूर्व जज को नियुक्त किया जा सकता है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने सहमति भी जताई थी। त्रिपुरा में हालिया सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर कथित भड़काऊ पोस्ट के आरोप में UAPA के तहत दर्ज मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी किया। 2 वकीलों और पत्रकार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। याचिका में UAPA के कठोर प्रावधानों के तहत दर्ज आपराधिक मामले रद्द करने का अनुरोध किया गया था। त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों के खिलाफ कथित हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर पत्रकार समेत 102 सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून या UAPA मुकदमा दर्ज किया गया। त्रिपुरा पुलिस ने इन अकाउंट्स पर पिछले महीने उत्तरी त्रिपुरा के पानी सागर में हुई हिंसा को लेकर कथित रूप से गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। याचिका में UAPA की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। त्रिपुरा में UAPA FIR के मामले में वकीलों और पत्रकारों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक वकीलों, पत्रकारों पर कठोर कार्यवाही न करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने याचिका पर त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दिया है। याचिका में UAPA की FIR को चुनौती दी गई है। इस मामले में गैर कानूनी गतिविधियां या UAPA कानून को भी चुनौती दी है।
प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने रिट याचिका में नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित किया। पीठ ने तब याचिका पर नोटिस का आदेश दिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। जी, कोर्ट ने अभी फिलहाल आज की डेट पे हमें नो कोर्सिव की रिलीफ दी है, नो कोर्सिव एक्शन की। तो जब तक कि अपोजिट जो पार्टी है स्टेट ऑफ त्रिपुरा, तो उनका जब तक रिप्लाई नहीं आता, उनको नोटिस भी इशू किया गया है आज। तो जब तक उनका रिप्लाई नहीं आता और इन्वेस्टिगेशन में कुछ मतलब आगे की प्रोसीडिंग्स नहीं होती, तब तक हमारे खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं। दरअसल वकीलों ने स्वतंत्र तथ्य खोज टीम के हिस्से के रूप में त्रिपुरा का दौरा किया था। तब उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जबकि पत्रकार श्याम मीरा सिंह ट्वीट पोस्ट के लिए एफआईआर का सामना कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि दोनों वकीलों ने त्रिपुरा का दौरा किया था और सांप्रदायिक हिंसा के बारे में एक तथ्य खोज रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके कारण त्रिपुरा पुलिस ने उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत यूएपीए के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था। सीजेआई ने इस पर कहा कि उन्होंने कुछ समाचार रिपोर्ट पढ़ी कि त्रिपुरा की प्राथमिकी में पत्रकारों को जमानत दी गई है। भूषण ने स्पष्ट किया कि वे 2 अन्य पत्रकार थे और याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। याचिकाकर्ताओं ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम या यूएपीए की धारा 2AO, धारा 13 गैर कानूनी गतिविधि के लिए सजा और 43D5 जमानत देने पर प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है। याचिका में उन पर दर्ज यूएपीए के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ हिंसा और त्रिपुरा में मस्जिदों पर हमले की घटनाओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने घटनाओं की जांच, पीड़ितों को मुआवजा, क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत आदि के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करने की मांग की। टीम ने उन लोगों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की जिन्होंने लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया में भड़काऊ और गलत पोस्ट किए थे। इसमें यूएपीए की कुछ धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है और कहा गया है कि यदि राज्य को यूएपीए का उपयोग तथ्य खोज को अपराधी घोषित करने के लिए इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है, इसका बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज RF नरीमन के हालिया भाषण का भी हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने यूएपीए को अंग्रेजों का कानून बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट। हाई कोर्ट के जज ने निजामुद्दीन मरकज के संयुक्त निरीक्षण का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश मरकज के 3 इलाकों यानी मस्जिद, वो स्थान जहां मजलिस होती है और आवासीय क्षेत्र जिसमें छात्रावास होता है, वहां के सीमांकन के उद्देश्य से दिया है। इससे कोविड-19 के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का समुचित क्रियान्वयन हो सकेगा। याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के बाद कंटेनमेंट जोन से मरकज हटा दिया, लेकिन प्रतिबंध जारी रहा, जिसे अब हटाना होगा। जस्टिस मुक्ता गुप्ता दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें निजामुद्दीन मरकज में प्रतिबंधों को कम करने की मांग की गई थी, जो पिछले साल 31 मार्च से बंद है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और पुलिस समेत दोनों पक्षों के 5-5 लोग होंगे, निरीक्षण दल में शामिल होंगे। आदेश में कहा गया क्षेत्रों का सीमांकन करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट 15 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने कहा कि डीडीएमए द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों को आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। इससे पहले केंद्र ने अदालत को सूचित किया था कि निजामुद्दीन मरकज के परिसर को संरक्षित करना आवश्यक था, क्योंकि इस मामले में सीमा पार प्रभाव और अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध शामिल हैं। केंद्र ने यह प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार को सार्वजनिक आदेश के कारण केवल एक छोटी अवधि के लिए काम किया गया था और इसलिए इसे संविधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के कालकाजी मंदिर के कामकाज के बारे में दुकानदारों द्वारा अधिनिकृत अतिक्रमण, स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं के साथ साथ आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए दिल्ली अग्निशमन विभाग द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के संबंध में कई निर्देश जारी किए।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी को ये भी निर्देश जारी किया है कि वो सुनिश्चित करें कि मंदिर में पर्याप्त कर्मी तैनात हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मंदिर में आने और जाने के लिए भक्तों का उचित और विनियमित प्रवेश और निकास हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि कोई अप्रिय घटना ना हो। अदालत ने मंदिर में तैनात कुछ पुलिस कांस्टेबल द्वारा दर्शन के लिए आए भक्तों के साथ दुर्व्यवहार वाले वीडियो देखे। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि डीसीपी ये सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशा निर्देश पारित करेंगे कि मंदिर में लंबे समय तक कांस्टेबलों का एक भी सेट तैनात ना हो और ऐसे पुलिसकर्मियों को महीने में कम से कम 2 बार बदला जाए। अदालत ने कहा, ये देखते हुए कि मंदिर में कई महिला भक्त हैं, दिल्ली पुलिस की पर्याप्त संख्या में महिला कांस्टेबल को कालकाजी मंदिर में तैनात किया जाए। न्यायालय ने कहा कि प्रशासक को दिल्ली पुलिस और एसडीएमसी के सहयोग से 2 सप्ताह के भीतर कालकाजी मंदिर परिसर के भीतर सभी अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति दी है। अगर मंदिर परिसर में कोई भी दुकानदार और अवैध निवासी वैकल्पिक आवास लेने का हकदार है तो डीयूआई एसबीआई पे उनके अनुरोध पर विचार कर सकता है और मानवीय आधार पर वैकल्पिक परिसर प्रदान कर सकता है। डीयूएसआईबी के समक्ष वैकल्पिक आवास के लिए किसी भी आवेदन का लंबित होना, मंदिर परिसर से अतिक्रमण हटाने और दुकानदारों के अधिनिकृत निर्माण के लिए आड़े जो है वो नहीं आना चाहिए। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि नए आईटी नियम 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध फर्जी खबरों समेत गैर कानूनी सामग्री को हटाने के लिए चेक एंड बैलेंस प्रदान करते हैं और नियम प्री सेंसरशिप की वकालत नहीं करते। केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर नियमों की वैधता का बचाव करते हुए ये भी कहा था कि फर्जी खबरों में सांप्रदायिक ताने बाने को कुछ ही समय में तोड़ मरोड़ कर तोड़ने की क्षमता होती है और अक्सर इनसे सार्वजनिक व्यवस्था की गंभीर समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। केंद्र सरकार नए संशोधन के जरिए फर्जी खबरों के प्रकाशन और प्रसारण के पीछे मूल अपराधियों का विवरण मांगेगी। केंद्र सरकार की ओर से एडवोकेट उदय बेदी ने हलफनामा दायर किया। जिस याचिका पर हलफनामा दायर किया गया उसमें आईटी नियमों के नियम 3 और 4 को चुनौती दी गई है। केंद्र ने हलफनामों में कहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गतिशील प्रकृति के हैं और गैर कानूनी सामग्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैलती है। इसलिए मध्यस्थों को व्यक्तियों या राज्य को नुकसान से बचाने और नुकसान को रोकने के लिए अनुपालन कार्रवाई को तेजी से सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। यदि तत्काल कार्रवाई नहीं है तब अवैध सामग्री अन्य प्लेटफॉर्मों में फैल सकती है या नए रूप ग्रहण कर सकती है और इस तरह की गैर कानूनी सामग्री को कई प्लेटफॉर्मों पर सामग्री के रूपों में पहुंचने के बाद इसे हटाना मुश्किल है। हाल ही में नियम 4 के तहत ट्रेसबिलिटी प्रावधान की वैधता का बचाव करते हुए केंद्र ने कहा था कि वो उम्मीद करता है कि प्लेटफॉर्म एक ऐसे तंत्र का उपयोग करे जो एन्क्रिप्शन की रक्षा करता हो और उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करता हो। इसने ये भी कहा गया है कि भारतीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना और अपने मौजूदा ढांचे को संशोधित करना प्लेटफॉर्मों का कर्तव्य है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने खुले तौर पर मनमाना होने के कारण उड़ीसा जुआ रोकथाम अधिनियम 1955 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत गारंटीकृत किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार पर लागू कानून होता है। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति ए.के. महापात्र की पीठ ने राज्य को इस मामले में 8 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और तदनुसार मामले को 14 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। ये याचिका ऑनलाइन गेमिंग कंपनी टिकटॉक स्किल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। लिमिटेड का तर्क है कि अपेक्षित कानून बिना किसी उचित आधार या वर्गीकरण के दाव के लिए सभी खेलों पर निषेध करता है। याचिकाकर्ता ने आरएमडी चमार बाऊ गांवाला बनाम भारत संघ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन खेलों में कौशल शामिल है वो जुआ गतिविधियां नहीं हैं और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संरक्षित हैं। ये भी माना गया है कि अपेक्षित कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये जनता को सामग्री की पेशकश करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है। याचिका ये भी रेखांकित करती है कि
संविधान के भाग 11 में निहित विधायी शक्तियों के वितरण पर लागू कानून सूची 2 की प्रविष्टि 34 के तहत राज्य के पास कौशल के खेलों को विनियमित करने के लिए विधायी क्षमता नहीं, लेकिन केवल खेलों को विनियमित कर सकता है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.